हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इसके 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और लास्ट पार्ट में हमने जाना था सीडीएम के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जिसे सोल्ट मार्च या डांडी मार्च भी कहा जाता है। और आज हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टुडेस क्वेश्चन इज व्हाई वाज द सीडीएम कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी। गांधी जी ने सीडीएम मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ क्यों कर दिया था, इसके रीजन जानने हैं। फर्स्ट रीजन इज लीडर्स अरेस्टेड। बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा था, ये फर्स्ट रीजन था। द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर वन बाय वन। एक एक करके कांग्रेस के सभी लीडर को अरेस्ट किया जा रहा था, जिससे वायलेंट यानी कि वायलेंस इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड रीजन, अब्दुल गफ्फार खान जो कि गांधी जी के डिसाइपल हुआ करते थे, शिष्य थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। थर्ड पॉइंट, महात्मा गांधी ऑल्सो अरेस्टेड। महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे और उन्होंने अटैक कर दिया था पुलिस पोस्ट को, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन इन सोलापुर। ये याद रखना है, सोलापुर में बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने जो भी पब्लिक जो बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद इसके जवाब में ब्रिटिशर ने पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, ये पॉलिसीज जो और भी भयानक हुआ करती थी, ये स्टार्ट की। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पोंडेड विद पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रेप्रेशन। उसके बाद वुमेन एंड चिल्ड्रन, उनको भी पीटा गया, जिस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया। सो पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक। बहुत सारे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना सत्याग्रह कर रहे थे उनको भी पीटा गया। इसके अलावा जो वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सो इन सच ए सिचुएशन गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जिस वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट खत्म करना पड़ा। लेकिन ये सीडीएम फर्स्ट के बारे में बताया है, जो सीडीएम फर्स्ट हुआ था उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन द प्रोविजन ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। सो ये डेट आपको याद रखनी है, 5 मार्च 1931। इसका जो प्रोविजन है, इसमें गांधी जी ने कहा था टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड आरटीसी। सेकेंड आरटीसी के लिए गांधी जी ने सहमति दे दी थी। इसके अलावा टू स्टॉप द सीडीएम, और जो सीडीएम को स्टॉप करने के लिए भी बोल दिया था। और उसी के बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर। गांधी जी को कहा गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज कर दिया जाएगा, जेल से छोड़ दिया जाएगा। सो ये पैक्ट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। लॉर्ड इरविन जो उस समय वॉइसरॉय थे। सो इसमें सीडीएम के बारे में आपको ध्यान रखना है। सीडीएम 2 पार्ट्स में लॉन्च हुआ था। जो फर्स्ट सीडीएम था वो 1930 से 31 तक चला था, और इसमें गांधी इरविन पैक्ट के बाद में इसको कॉल्ड ऑफ कर लिया गया था। लेकिन जब गांधी जी लंदन गए थे सेकेंड आरटीसी अटेंड करने, उसके बाद 1932 में इसको दोबारा से रीलॉन्च कर दिया गया, यानी कि सीडीएम 2, और ये 1934 तक चलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड महात्मा गांधी रीलॉन्च द सीडीएम, यानी कि सीडीएम 2 की बात कर रहे हैं कि सीडीएम 2 को गांधी जी ने रीलॉन्च किया, इसके क्या रीजन थे। सो फर्स्ट रीजन इज इन 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन। गांधी जी लंदन गए थे फॉर द कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सेकंड वाली, क्योंकि कांग्रेस ने फर्स्ट और थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, सिर्फ सेकंड आरटीसी में यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये आपको याद रखना है। बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन जैसा वो सोच कर गए थे वैसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाया, और गांधी जी काफ़ी
निराश होकर इंडिया लौटे। बैक इन इंडिया, इंडिया में आने के बाद ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गवर्नमेंट पहले से भी ज़्यादा भयंकर तरीके से या फिर और ज़्यादा कठोर तरीके से, निर्दयी तरीके से लोगों को परेशान करने लगी थी। सो न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा जो गांधी जी के जो डिसाइपल थे, गफ्फार खान, इसके अलावा मेन लीडर उस समय नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, और बोथ इन जेल। सभी जो लीडर थे वो अभी भी जेल में ही थे। इसका मतलब जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसको फॉलो नहीं किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। एंड ए सीरीज ऑफ मेजर्स had been imposed to prevent meeting, demonstration and boycotts। और इसके अलावा ना तो अब कोई मीटिंग, कोई डेमोन्स्ट्रेशन या फिर बॉयकॉट्स कर सकता था, क्योंकि अगर ऐसा कोई करता था तो उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाता था। सो विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च द सीडीएम, जिस वजह से महात्मा गांधी जी को सीडीएम को लॉन्च करना पड़ा। बट फॉर ओवर ए ईयर, कुछ समय बाद द मूवमेंट कंटिन्यू, बट बाय 1934 इट्स लॉस्ट मोमेंटम। इसका जो मोमेंटम था वो खत्म हो गया और ये धीरे धीरे करके मूवमेंट अपने आप ही खत्म हो गया 1934 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड वेरियस क्लासेस एंड ग्रुप ऑफ इंडियन पार्टिसिपेट इन द सीडीएम। अब इसमें आपको याद रखना है सीडीएम में कौन सी सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीजेंट के बारे में, जिसके दो कैटेगरी है, रिच पीजेंट, सेकंड पुअर पीजेंट। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जैसे बिजनेस क्लास और वर्किंग क्लास, और लास्ट में वुमेन के बारे में। सो जो रिच पीजेंट थे उनका मैक्सिमम था, बिजनेस क्लास का भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। उसका मेन रीज़न ये था कि इनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। और अब आपको ऐसे याद रखना है, जब रिच पीजेंट का सपोर्ट था कांग्रेस को या फिर कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी इनको, जिस वजह से जो पुअर पीजेंट है वो नाराज होकर इनका पार्टिसिपेशन मिनिमम देखने के लिए मिलेगा। सो मिनिमम पार्टिसिपेशन था पुअर पीजेंट का, और उसी तरीके से बिजनेस क्लास को सपोर्ट था कांग्रेस का, जिस वजह से बिजनेस क्लास ने मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया, और वर्किंग क्लास जो कि बिजनेस क्लास के अगेंस्ट मूवमेंट कर रही थी, जिस वजह से उन्होंने इसमें कम पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा वुमेन का यहाँ पर फुल पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। सो इसमें से तीन कैटेगरी, रिच पीजेंट, इसके अलावा बिजनेस क्लास और वुमेन, इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने के लिए मिला, और पुअर पीजेंट और जो वर्किंग क्लास है उसका बहुत ही कम पार्टिसिपेशन, या फिर कई जगह बोला गया नो पार्टिसिपेशन है। अब हम लोग एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिच जो पीजेंट है इनके बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारी रिच पीजेंट के बारे में। सो इनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिला है। सो इनका जो स्ट्रगल था वो अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो ब्रिटिशर हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे और इनको सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस। सो रिच पीजेंट कम्युनिटीज आपको याद रखने कौन सी थी, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। इस मूवमेंट में मेनली यही एक्टिव थे। सो मेन जो पार्टिसिपेंट थे वो कौन थे, गुजरात के पाटीदार्स और उत्तर प्रदेश के जाट। नेक्स्ट पॉइंट, बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, ये कॉमर्शियल क्रॉप के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। दे वर वेरी हार्ड हिट, इनको काफ़ी नुकसान हुआ बाय द ट्रेड डिप्रेशन, जो 1929 में जो हुआ था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, एंड फॉलिंग प्राइस। उसी समय जब प्राइस कम हो रहे थे उसका बहुत ज़्यादा इनको जब नुकसान हुआ था। सो ये भी एक मेन रीजन था जिस वजह से ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट, एज दे कैश इनकम डिसअपियर, जब उनकी कैश इनकम कम हो गई, दे फाउंड इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड, जिस वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड पे नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट, दिस रिच पीजेंट बिकेम सपोर्टर ऑफ द सीडीएम, इन्होंने सीडीएम को सपोर्ट किया, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज
इसके अलावा फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज, स्वराज का उनका मीनिंग था वॉज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। ये आपको याद रखना है, उनके लिए स्वराज का मीनिंग था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो कि कौन डिमांड कर रहे थे? ब्रिटिशर। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं पुअर पीजेंट की। पुअर पीजेंट का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। दे वर अगेंस्ट रिच पीजेंट, वो रिच पीजेंट के अगेंस्ट थे, जिस वजह से उन्होंने नो रेंट कैंपेन भी चलाया था इनके अगेंस्ट। सो दे स्टार्टेड नो रेंट कैंपेन, जिस वजह से कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया, आपको ये भी याद रखना। सो नो रेंट कैंपेन किसने चलाया था? पुअर पीजेंट ने। अब इनकी डिमांड देख लेते हैं। बेसिकली इनकी दो डिमांड थी। फर्स्ट, रिडक्शन ऑफ रेंट, वो चाहते थे कि रेंट को कम कर दिया जाए। इसके अलावा रिमिट द अनपेड रेवेन्यू, और जो अनपेड रेवेन्यू है जिसको पेड नहीं किया गया उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए। ये बेसिकली इनकी दो डिमांड थी। अब आपको ये जानना है, जो पुअर पीजेंट थे इनको रेंट देना पड़ता था जो रिच पीजेंट थे, और रिच पीजेंट को जो भी रेवेन्यू था वो देना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो ये साइकिल इस तरीके से आपको याद रखनी है। सबसे नीचे पुअर पीजेंट, उससे ऊपर रिच पीजेंट, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट। रिच पीजेंट बेसिकली ये लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। नाउ दो कैटेगरी हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज बिजनेस क्लास। दे सपोर्टेड द सीडीएम, इन्होंने सीडीएम को सपोर्ट किया था। अब इसमें आपको याद रखना है कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज मेड ह्यूज प्रॉफिट, उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So Indian merchants and industrialists had made huge profit and became powerful, जिस वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पावरफुल हो चुके थे। सेकेंड पॉइंट, दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी ब्रिटिशर की पॉलिसीज हुआ करती थी जिस वजह से बिजनेस एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, वो उनके अगेंस्ट थे। और ऐसा हुआ भी था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ था, या फिर उस दौरान काफ़ी इनको प्रॉफिट हुआ था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी एक्टिविटीज़ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, जिस वजह से वो लोग ब्रिटिशर से नाराज़ थे। अब इनकी डिमांड देख लेते हैं। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, उनको लगता था जो फॉरेन गुड्स है काफ़ी सस्ते होते हैं, जिस वजह से लोग उनको ज़्यादा परचेज करते हैं, तो वो जो इनका इंपोर्ट होता है उनके अगेंस्ट थे। सेकंड, रुपी स्टर्लिंग, स्टर्लिंग जो ब्रिटेन की करेंसी सिस्टम को कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेशियो डेट वुड डिस्करेज इंपोर्ट, और वो डिमांड कर रहे थे कि रुपी स्टर्लिंग जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है वो इस तरीके से होना चाहिए जो उनको फेवर करे और जिससे इंपोर्ट कम से कम हो। इसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को आपका नाम याद रखना होगा। सो टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपको नाम याद रखना है दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, जो बनाई गई थी 1920s में। एंड नेक्स्ट थी फिक्की, जो बनाई गई थी 1927। इसका ईयर भी आपको याद रखना है फिक्की की। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नाउ अब देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स थे बिजनेस क्लास में, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक, उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट और या फिर कॉलोनियल जो कंट्रोल हुआ करता था ओवर द इंडियन इकोनॉमिक्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, इसके ऊपर अटैक किया। और इसके अलावा सपोर्ट किया सीडीएम को व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। इसका मतलब सीडीएम जो फर्स्ट हुआ था उसको इन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन जब सेकंड सीडीएम स्टार्ट किया तब उनको लगा कि उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई, जिस वजह से इन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल एड, उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी कि हेल्प की थी। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रेफ्यूज टू बाय और सेल इंपोर्टेड गुड्स। पहले आपको याद रखना है कि सीडीएम के लिए इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प दी थी और इन्होंने मना कर दिया था
बाय और सेल करने से कोई भी जो इम्पोर्टेड गुड्स था। नेक्स्ट, वरीड, उनको किस बात की चिंता थी ये बताना है। सीडीएम जो सेकंड फेज हुआ था उसमें, क्योंकि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और वो वरीड थे अबाउट स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज। उनको लगा था अब मिलिटेंट एक्टिविटीज बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट, प्रोलॉन्ज डिसरप्शन ऑफ बिजनेस, उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो भी काफ़ी समय से डिस्टर्ब चल रही थी। और लास्ट, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, और उनको लगा जो वर्किंग क्लास है यानी कि उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। ये फोटो दे रखी है जीडी बिरला, और इस साइड फोटो है जवाहरलाल नेहरू जी इज बीइंग ग्रीटेड बाय पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ कैटेगरी पढ़ते हैं वर्किंग क्लास, जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर भी बोल सकते हैं। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सीडीएम इन लार्ज नंबर। इन्होंने मिनिमम पार्टिसिपेशन किया था यहाँ पर, एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। नागपुर रीजन को छोड़ दिया जाए तो उनका जो पार्टिसिपेशन था वो ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टेड अलूफ। और उसका मेन रीज़न ये भी था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी नज़दीकियाँ कांग्रेस के साथ बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से ये दूर हो गए वर्किंग क्लास। नेक्स्ट, सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सीडीएम, और कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट भी किया सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम, और गांधी जी के कुछ प्रोग्राम को उन्होंने फॉलो किया, लाइक बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। उनकी डिमांड है, ये आपको याद रखनी है बेसिकली, उनकी डिमांड क्या थी। सो दे वर अगेंस्ट लो वेजेस, उनके जो वेजेस कम थे उनके अगेंस्ट थे। इसके अलावा पुअर वर्किंग कंडीशन, इन दोनों के वो अगेंस्ट थे। सो वो डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस बढ़ा दी जाए, इंक्रीज द वेजेस, और जो इनकी वर्किंग कंडीशन है इसको इम्प्रूव कर दिया जाए, ये इनकी डिमांड थी। नेक्स्ट, दे वर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930s। 1930s में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की, और डॉक वर्कर्स ने की थी 1932 में। इसके अलावा 1930s थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस वर गांधी कैप्स, उन्होंने वोर गांधी कैप्स, मतलब गांधी जी की कैप्स उन्होंने पहनी, एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज एंड बाइकॉट कैंपेन। ये आपको याद रखना है लास्ट पॉइंट। 1930s में बहुत सारे वर्कर्स ने जो छोटा नागपुर टिन माइंस में काम कर रहे थे, उन्होंने गांधी जी की टोपी पहनी और प्रोटेस्ट रैलीज बाइकॉट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। नाउ इसमें लास्ट पॉइंट आता है, बट द कांग्रेस वर रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन जो कांग्रेस थे वो उनकी डिमांड को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी बिजनेस क्लास को। सो उनको लगा बिजनेस क्लास नाराज हो जाएगी, जिस वजह से वो उनकी डिमांड को शामिल नहीं करना चाह रहे थे। सो लास्ट हम लोग देखते हैं वुमेन के बारे में। सो वुमेन का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च। गांधी जी का जब सॉल्ट मार्च हुआ था उस समय थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम। तब बहुत सारी वुमेन अपने घर से बाहर निकल के गांधी जी की बातों को सुनने के लिए आती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, उन्होंने पार्टिसिपेट किया रैलीज में, प्रोटेस्ट मार्च में, और बहुत सारी महिलाओं ने सॉल्ट बनाया, मैन्युफैक्चर सॉल्ट, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ, और इसके अलावा लिकर शॉप को भी पिकेटेड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी वेंट टू जेल, और कुछ वुमेन जेल भी गई। आपको याद रखना है कि जो अर्बन एरियाज है उसमें कौन सी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। दिस वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। अर्बन एरियाज में ये जो वुमेन हुआ करती थी ये हाई कास्ट फैमिली से आती थी, और अगर रूरल एरियाज की बात करें दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड। रूरल एरियाज में ये रिच पीजेंट हाउस होल्ड से बिलोंग करती थी। लास्ट पॉइंट, मूव बाय गांधी जी कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन।
और वो अपनी ड्यूटीज़ को सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन मानती थी। जब भी गांधी जी इनको किसी भी मूवमेंट के लिए उनको बुलाते थे तब वो उनको एज ए अपनी ड्यूटी सर्व करती थी। अब इन सब का कंक्लूजन देख लेते हैं एक टेबल के थ्रू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इधर बेसिस दे रखे हैं। सो पार्टिसिपेशन देखते हैं। रिच पीजेंट का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं और किसका मैक्सिमम था, बिजनेस क्लास का भी मैक्सिमम था। वुमेन का हम लोग देख ही चुके हैं, उनका मैक्सिमम था। और अगर जो दो कैटेगरी बच गई, पुअर पीजेंट और जो वर्किंग क्लास है, इनका पार्टिसिपेशन मिनिमम था। और वो किसके अगेंस्ट थे? जो रिच पीजेंट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। इसके अलावा बिजनेस क्लास भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जो पुअर पीजेंट थे वो अगेंस्ट थे रिच पीजेंट यानी कि लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थे, और वर्किंग क्लास अगेंस्ट थे बिजनेस क्लास के। इसके अलावा इनकी डिमांड क्या थी? रिच पीजेंट की डिमांड थी रिडक्शन ऑफ हाई रेवेन्यू। जो हाई रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी वो चाहते थे उसको कम कर दिया जाए। इसके अलावा पुअर पीजेंट डिमांड कर रहे थे रिडक्शन ऑफ जो लैंड रेंट हुआ करता था उसको कम करने की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो अनपेड रेंट था वो चाह रहे थे उसको माफ कर दिया जाए। बिजनेस क्लास चाहती थी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। इसके अलावा रुपीस स्टर्लिंग जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी चाह रहे थे कि उनके फेवर में हो। और जो लास्ट कैटेगरी है वर्किंग क्लास, इनकी डिमांड थी अगेंस्ट लो वेजेस, और पुअर जो वर्किंग कंडीशन है उसके लिए वो डिमांड कर रहे थे कि ये कंडीशन इम्प्रूव कर दी जाए। अब इसी में ही एक क्वेश्चन और आता है, व्हाई डिड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन नॉट ब्रिंग एनी रेडिकल चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमेन। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वुमेन ने पार्टिसिपेशन जब सीडीएम में किया था उसके बावजूद भी उनकी जो पोजीशन है उसमें ज़्यादा चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। सो आपको बताना है, येट दिस इंक्रीज the public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women was visualized. So इसके basically two reason थे। गांधी जी was convinced that it was the duty of women to look after home and herd, be good mother and good wife। गांधी जी को लगता था ये वुमेन की ड्यूटी है कि वो अपने घर का ध्यान रखे और किचन का ध्यान रखे, और इसके अलावा वो एक गुड मदर और गुड वाइफ बने। सेकेंड पॉइंट, फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ, कांग्रेस नहीं चाहती थी या फिर नॉट इंटरेस्टेड टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको कोई बड़ी पोस्ट या कोई ऐसी पोजिशन नहीं देना चाह रही थी वो। सो इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, और वो सिर्फ उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस पे ही फोकस कर रही थी। स्टूडेंट, इस तरीके से ये सीडीएम का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। अब इसका जो पार्ट 5 आएगा उसमें हम लोग बाकी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। कल इसका लास्ट पार्ट 5 भी हम लोग अपलोड कर देंगे। सो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को भी इस तरीके के वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो प्लेलिस्ट है उसमें बाकी की वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।